आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हम साया एपिसोड 1। कहानी शुरू करने से पहले आस्क फैमिली का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। आपने युवराज श्रद्धा के धारावाहिक कुछ तो लोग कहेंगे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इतनी अच्छी अच्छी समीक्षाएं करके हमारा मनोबल बढ़ाया है, जिस वजह से हम एक बार फिर से युवराज श्रद्धा का नया धारावाहिक हम साया आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हम साया धारावाहिक कुछ तो लोग कहेंगे से थोड़ा हटकर है। कुछ तो लोग कहेंगे में जहां युवराज और श्रद्धा दोनों का ही किरदार शांत, सरल, शीतल, विनम्र, समझदार था, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ लेते थे। वहीं हम साया में युवराज गुस्से वाले, खुद में उलझे हुए, सख्त मिजाज, जिद्दी लेकिन समझदार। वहीं श्रद्धा भी एक मासूम सी, चंचल, शरारती, जिद्दी सी लड़की। क्या कर पाएंगे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत? क्या बन पाएंगे दोनों एक दूसरे का हमसाया? तो चलिए चलते हैं एक नए सफर की ओर, जिसकी मंजिल क्या होने वाली है ये सफर के बाद ही पता चलेगा। नोट: हम साया में कुछ किरदारों के नाम कुछ तो लोग कहेंगे वाले किरदारों का ही है। 22-23 साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसने ब्लैक कलर का प्लेन पटियाला सूट, उस पे गोल्डन ब्रॉड लेस लगा ब्लैक प्लेन दुपट्टा पहना हुआ था। गहरी काली आंखों में हल्की काजल, गुलाबी नर्म नाजुक होंठों पर लिप ग्लॉस, खुले बिखरे बाल जिसकी आवारा लटी उसके गुलाबी चेहरे को छूकर उसे और हसीन बना रही थी, जो दौड़ती हाँफती एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुकी और खड़े होकर उस बंगले को निहारने लगी। उसने बंगले में कदम रखे तो उसके पायल की झनकार से पल भर को शोर जैसे थम सा गया। वो बंगले के अंदर भागते भागते किसी से टकरा गई। टकराने वाले के पीछे से एक लड़का ऊंची आवाज में बोला, ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे? इतने में पीछे से किसी की आवाज आई, श्रद्धा। सबने हैरानी से पीछे देखा। लड़की जल्दी से पलटकर भागकर उस आदमी के गले लगकर बोली, बाबा सरप्राइज। हैरान होते हुए वो आदमी बोला, श्रद्धा तुम अचानक से यहाँ कैसे? पीछे खड़ा एक लड़का हैरानी से बोला, दयाल अंकल, तो क्या ये आपकी बेटी है? दयाल अंकल: हाँ केशव, ये मेरी बेटी श्रद्धा है। फिर दयाल अंकल ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा, आओ श्रद्धा, तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। भागते भागते श्रद्धा जिस व्यक्ति से टकराई थी, अब वो सोफे पर किसी हीरो की तरह बैठा अपने लैपी पे कुछ कर रहा था। 36-37 वर्षीय, एकदम फिट बॉडी शेप पर ब्लैक टू पीस डाले, गहरी काली आंखों में एक अलग ही चमक, ग्रे एंड ब्लैक हेयर, हल्की सी ग्रे ब्लैक बियर्ड, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच तो दूसरे हाथ में महंगी सिगार पकड़ रखी थी, जो पी कम जा रही थी और ज़्यादा जल रही थी, जिसके पीछे नेवी ब्लू शर्ट एंड पैंट पहने 3 हट्टे कट्टे बाउंसर्स खड़े थे। दयाल अंकल ने आगे आकर बड़े ही सद्भाव से सोफे पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा, युवराज, ये मेरी बेटी श्रद्धा है। आज ही अपनी नानी के यहाँ से आई है। ज़रा शरारती है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। युवराज, जिनका पूरा नाम युवराज सिंह राठौड़, पिता विशाल सिंह राठौड़, माँ अनामिका सिंह राठौड़ और एक छोटी बहन श्रीपा, लेकिन अब माँ, पिता और बहन के बाद अकेले बचे सिर्फ युवराज, जो ज़्यादा हंसना बोलना पसंद नहीं करते और ना ही ज़्यादा सुनना, जिन्हें लोग प्यार से या इज्जत से युवराज जी कहते हैं, और उनका गुस्सा कोई देखना नहीं चाहता। अपने खास 4-5 आदमियों के साथ रहते हैं और पब्लिकली एक फेमस और स्मार्ट टॉप बिजनेसमैन की छवि। युवराज जी अपने काम में लगे ही बोले, दयाल अंकल, कोई बात नहीं, पर देख कर चलना सिखाइए। दयाल अंकल ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, ये युवराज जी हैं, इनके पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। श्रद्धा अपनी बड़ी आंखों से बड़ी हैरानी से पहले ही अपने बाबा को देख रही थी, पर अब उनकी बात सुनकर आंखें और बड़ी हो गई। श्रद्धा ने पहले अपने बाबा को देखा, फिर बड़े ही एटीट्यूड से कहा, नमस्ते मिस्टर युवराज जी। युवराज ने अपने लैपी में काम करती हुई ही उसकी नमस्ते ली, लेकिन श्रद्धा का ये रूप देखकर दयाल अंकल भी हैरान रह गए और पीछे खड़े तीनों बाउंसर्स भी। दयाल अंकल उन तीनों बाउंसर की तरफ इशारा करते हुए एकदम से बोले,
अरे श्रद्धा, ये केशव, ये रॉकी और ये गुरु, हम सब एक साथ ही काम करते हैं। श्रद्धा ने सबको नमस्ते किया और कहने लगी, अब आप सब तो बाबा के साथ काम करते हैं, तो हम आपको केशव भाई, रॉकी भाई और गुरु भाई कह सकते हैं ना। श्रद्धा की बात सुन तीनों एक साथ बोल पड़े, हाँ क्यों नहीं, दयाल अंकल हमारे अपने ही तो हैं। क्यों? श्रद्धा भी खुश होते हुए बोली, तो फिर ठीक है, और हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज उस घर में ऐसे खनक रही थी जैसे कोई संगीत बज रहा हो। लेकिन दयाल अंकल डरे हुए थे श्रद्धा के बेबाक बोलने से। उन्होंने वहां से जल्द निकलने में ही भलाई समझी। युवराज, वो क्या मैं घर जा सकता हूँ? वो जरा श्रद्धा को अंकल इतना ही बोले थे कि युवराज बोल पड़े, आप जा सकते हैं अंकल, पर कल टाइम से आ जाइएगा। अंकल ने एक बार श्रद्धा को नजर से इशारा करते हुए फिर कहा, बेटा युवराज जी का आशीर्वाद दे लो। पर श्रद्धा तो युवराज को देखकर श्रद्धा मन में बोली, लगते तो किसी एक्शन मूवी के हीरो जैसे हैं। गोरा रंग, उस पे ग्रे एंड ब्लैक कोम्बो, हल्की शेव, चेहरे पर तेज और रुआब के साथ बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आंखें तो देखो दूर से ही गहरी किसी खाई की तरह, और टाइट कोट पैंट उस पर एटीट्यूड से बैठे सिगार पी रहे हैं जैसे कहीं के राजा हों। काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। इतने में युवराज की आवाज़ से वो जैसे फिर से इस दुनिया में आई। कोई बात नहीं अंकल, इज्जत दिल से होनी चाहिए। अंकल ने तो वहां से भागने में ही भलाई समझी, मगर जाती हुई श्रद्धा के पायल की छमछम से युवराज के दिल और दिमाग में एक दर्द उठने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सर पीछे सोफे पर लगा लिया। ना चाहकर भी युवराज की आंखें नम हो गई। वो एकदम से उठकर बोले, केशव गाड़ी निकालो, ऑफिस जाना है। वो तीनों भी युवराज को ऐसे देखकर परेशान हो गए, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। गाड़ी रॉकी चला रहा था। ऑफिस पहुंचकर युवराज अंदर चले गए और तीनों बाहर किसी का वेट करने लगे। फिर केशव बोला, यार पता नहीं था कि दयाल अंकल की कोई लड़की भी है। गुरु, और आते ही देखा था कैसे शोर मचा दिया था उसने। जिस इंसान के सामने किसी की आवाज़ नहीं निकलती, वो कैसे बोल रही थी और कैसे कॉन्फिडेंस से खड़ी थी, और कितने एटीट्यूड के साथ नमस्ते की। केशव, वैसे सर के जिंदगी में ऐसे ही लड़की की ज़रूरत है जो उन्हें थोड़ा बदल सके। गुरु, तू पागल हो गया है? अगर सर ने तेरी बात सुन भी ली तो तेरे साथ हम भी गए काम से, और दोनों की उम्र में अंतर तो देख। रॉकी, अरे यार रिलैक्स, और देखा नहीं उसने आते ही हमें कैसे अपना भाई बना लिया है तो बड़ी मासूम और अच्छी तो होगी ही, आखिर अपने दयाल अंकल की बेटी जो है। तीनों ही की गॉसिप्स चल रही थी। घर पहुंचती हुई श्रद्धा युवराज के बारे में सोच रही थी, कैसा इंसान है, शायद कभी मुस्कुराया ही नहीं होगा अपनी पूरी जिंदगी में, और एक हाथ में कितने स्टाइल से वो क्या कहते हैं, हाँ वो सिगार, कोई बीड़ी सिगरेट तो समझ में आता है, पर सिगार, और उस पर ये रुआब तो इतना कि अच्छा खासा इंसान तो उनका रुआब देखकर ही डर कर वहीं मर जाए। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब घर पहुंची। सारे रास्ते बाबा उससे बात करते आए, पर श्रद्धा तो अभी भी युवराज के ख्यालों में थी। उसको होश तब आया जब दयाल अंकल ने उसे हाथ से हिलाया। अंकल, श्रद्धा कहाँ खो गई? घर आ गया, मैं तुमसे सारे रास्ते बातें करते आया हूँ, तूने मेरी एक नहीं सुनी। श्रद्धा सकपकाती हुई, नहीं बाबा, वो थोड़ा थक गए थे बस इसीलिए। आप बताइए। अंकल, तूने युवराज से ठीक से बात क्यों नहीं की? श्रद्धा नाराज होती हुई, ठीक से तो बात की आपके युवराज जी से, जबकि उन्हें देखा वो कैसे बात कर रही थी, कितना एटीट्यूड दिखा रहे थे, और मुझे ही नहीं आपको भी। आप कितने बड़े हो। श्रद्धा, युवराज बहुत अच्छी हैं, बस वो किसी से ज़्यादा बोलते नहीं, पर सबका ध्यान रखती हैं और मेरी भी इज्जत करती हैं। तभी तो एक नौकर ना समझकर दयाल अंकल कहती हैं। दयाल अंकल ने उसे समझाते हुए कहा। श्रद्धा अपने बाबा को बस देखती रही। रात में श्रद्धा युवराज के बारे में सोचती रही कि कैसे वो उनसे टकराई और उनका ऐसा बिहेव। उफ,
श्रद्धा ने एक लंबी सांस ली और फिर अपना सर झटक कर बोली, जो इंसान अपनी समझ से बाहर हो उससे दूर ही रहने में ही भलाई है श्रद्धा। उधर युवराज को भी श्रद्धा का बिहेव अजीब लगा। ऐसा नहीं कि वो लड़कियों से नहीं मिलते थे, मगर आज जब वो उनसे टकराए तो उन्हें श्रद्धा में कुछ अलग ही महसूस हुआ। युवराज ने अपनी सिगार फेंकी और सर झटक कर सोने चले गए। श्रद्धा सुबह सुबह ही अपने बाबा का सिर खाना शुरू हो गई। बाबा, आप आज इतनी जल्दी जा रहे हैं, मैं सारा दिन अकेली क्या करूंगी? अंकल कमरे से बाहर आते हुए, श्रद्धा बेटा, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, कल ही एक नया काम शुरू किया है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़े दिन रुक जा, फिर तुझे ये शहर घुमाऊंगा, तेरी सारी शिकायत खत्म कर दूंगा। अंकल किचन की तरफ जाते हुए, चल, अब बातों से ही पेट भरना है या कुछ बनाया भी है? श्रद्धा चिढ़ते हुए, आपका नाश्ता टेबल पर रेडी है, चल आज दोनों साथ में करते हैं, अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रद्धा भी आकर नाश्ते के लिए बैठ गई और नाश्ता करते हुए बोली, बाबा एक बात पूछूं? अंकल बड़े प्यार से देखते हुए, पूछ श्रद्धा। पापा, माँ आपको छोड़कर क्यों गई? ऐसी क्या बात हो गई थी और फिर ना माँ ने मुझे आपसे मिलने दिया और ना आप कभी आए? अंकल श्रद्धा की बात सुनकर एकदम से शांत हो गए। फिर खाना खत्म करके श्रद्धा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, कुछ बातें सिर्फ तकलीफ बढ़ाती हैं, तो उन्हें याद करके या उनके बारे में बात करके क्या फ़ायदा? फिर हल्के से मुस्कुराकर, इससे तो अच्छा है जो वक्त अभी हमारे पास है वो अच्छे से जी लें, कल का क्या भरोसा? श्रद्धा ने कुछ कहना चाहा, पर बाबा, पर वह कुछ नहीं, थोड़ा नकली गुस्सा करते हुए बोले, इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और यहाँ अपने बाबा के पास आके खुश नहीं हो। श्रद्धा उठकर उनके गले लग गई। ऐसी बात नहीं है बाबा, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करोगी जो हमें दुख पहुंचाए। श्रद्धा बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, ओके बाबा, आज के बाद हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। चल फिर अब मेरी गुड़िया हंस के दिखा। श्रद्धा हंस देती है, तो अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, कल भी तेरी वजह से जल्दी आ गया था, अपना ध्यान रखना और दरवाज़ा अच्छी तरह लगा लेना। अरे ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो, मैं दरवाज़ा लगा लूँगी और बाहर कहीं नहीं जाऊँगी। ऑफिस में बैठे हुए युवराज ने अपनी वॉच में टाइम देखा। अभी तक दयाल अंकल नहीं आए। केशव, नहीं तो सर वो अभी नहीं आए, वो शायद अपनी बेटी की वजह से। युवराज ने बीच में ही केशव की बात काटकर, ठीक है केशव, कोई बात नहीं, कल संजय और मीरा आने वाले हैं, तो कल उन्हें लेने टाइम से चले जाना, नहीं तो मीरा घर सर पर उठा लेगी। केशव हंसते हुए, सर आप चिंता मत करो, लेट नहीं होंगे। युवराज गुस्सा करते हुए, इसमें हंसने की क्या बात है? केशव हंसी दबाते हुए बोला, नहीं, जब भी वो दोनों आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। वैसे कितने दिनों के लिए आ रहे हैं? युवराज, हमेशा के लिए। संजय यहीं सेटल होना चाहता है, इसीलिए वो जो ऑफिस और घर देखे थे, एक बार उन दोनों को दिखा देना। दयाल अंकल ऑफिस रूम में आते हुए, नमस्ते युवराज, वो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं अंकल, मैंने आपसे उस जमीन के बारे में कहा था कुछ। युवराज ने फाइलों में देखते हुए कहा, अंकल, युवराज, उस जमीन पर यहाँ के खतरनाक गुंडे ने कब्जा कर रखा है और जिसकी जमीन थी उससे जबरदस्ती कागजों पर साइन करवा लिया और उसका कनेक्शन कुछ राजनीतिक लीडरों से है। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग ऐसे किसी मामले में क्यों पड़ें, कोई और जमीन देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा अंकल, आप चाहते हैं मैं डर कर पीछे हो जाऊं? वो जगह पापा के सपने के लिए बहुत सही है, तो अब वहाँ वही बनेगा जो मैं चाहता हूँ। युवराज ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। अंकल परेशान होते हुए, पर इन जैसों से दुश्मनी ठीक नहीं युवराज। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, बिजनेस में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके डर से हम बिजनेस करना छोड़ दें। युवराज ने फाइल्स में देखते हुए कहा। अंकल निराश होते हुए बोले, शायद आप ठीक कह रहे हैं युवराज। सुबह सुबह केशव गुरु से, चल यार जल्दी चल, अगर लेट हुए तो बस समझ ले। गुरु, अरे यार कुछ नहीं होता, अभी तो काफ़ी टाइम है फ्लाइट आने में।
केशव घबराते हुए। यार तुझे नहीं पता, पिछली बार मैं थोड़ा लेट हो गया था। मेरा मैम ने पूरा एयरपोर्ट सर पर उठा लिया था। और युवराज जी को जो डांट पड़ी थी वो अलग। वो लड़की नहीं, पूरी की पूरी बवाल है गुरु। वैसे ये बवाल हमारे सर के काफी क्लोज है ना, वरना सर तो किसी और लड़की के से हंसकर बात भी नहीं करते। केशव, ऐसा कुछ नहीं है समझा। वो तो सर और वो दोनों पुराने दोस्त हैं। संजय भैया और मीरा मैम युवराज के कॉलेज में उनके जूनियर थे। बस इसीलिए सर उसे छेड़ लेती हैं। और फिर संजय भाई भी तो अच्छे हैं। तो उन्होंने मीरा और संजय को एयरपोर्ट से पिक किया और घर आ गई। गाड़ी की आवाज़ आते ही बद्री काका बोले, युवराज आपके मेहमान आ गए हैं। युवराज अपने लैपी पर देखते हुए बोले, आपको मुबारक हो काका। हमेशा ही आप इनके आने से खुश होती हैं। अब तो दोनों यहीं रहने वाले हैं। बद्री काका खुश होते हुए बोले, अब घर में रौनक हो तो अच्छा लगता है। अब आप तो इस घर का कुछ सोचते नहीं। युवराज, काका आप फिर शुरू हो गए। अब आप रौनक की मेहमान नवाजी कीजिए। अंदर आते ही मीरा ने बद्री काका को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। आई मिस यू बद्री काका। अरे बस बेटवा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। पीछे से संजय की आवाज़ आई, बद्री काका आप हमेशा इसे यही आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए तो ये खुश रहती है। पर हम जैसों को जो झेलना पड़ता है उसका क्या। मेरी तरफ से भी नमस्ते काका। खुश रहे बेटा, तुम दोनों आ जाते हो तो अच्छा लगता है। आप लोग अंदर चलो, हम कुछ खाने को लेकर आते हैं। युवराज आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। अंदर आते ही संजय युवराज के गले लगते हुए, और युवी कैसा है मेरे यार। युवराज, मैं ठीक हूँ, तू बता सफ़र कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई। संजय हंसते हुए, परेशानी कैसी यार, सबसे बड़ी परेशानी तो मेरे साथ ही थी। इसे देखकर तो बड़ी से बड़ी परेशानी भाग जाती है। मीरा संजय को घूरते हुए सोफे पर बैठकर, मैं आपके लिए परेशानी हूँ ना भाई। कोई बात नहीं, आपको तो मैं बताऊंगी जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आना मेरे पास, फिर बताऊंगी। अरे तुम तो नाराज़ हो गई मीरा, मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर तू तो मेरा गुड लक है, इसीलिए तो हमेशा तुझे अपने साथ रखता हूँ। संजय ने मीरा के गाल खींचते हुए कहा। युवराज, अब अगर तुम भाई बहन का हो गया हो तो थोड़े फ्रेश होकर कुछ खा पी लो, फिर रेस्ट कर लो, रात को डिनर पर मिलेंगे। संजय और मीरा रूम में और युवराज ऑफिस चले गए। ऑफिस में दयाल अंकल के फोन की बार बार बजती रिंग से युवराज परेशान हो चुके थे। दयाल अंकल, आज आपका फोन बहुत ही बज रहा है। वो युवराज, श्रद्धा अकेली है तो थोड़ा परेशान है। इतने में फिर से फोन बजा तो अंकल ने फटाफट फोन उठा लिया। श्रद्धा, अभी 10 मिनट पहले ही तो बताया था कि शाम को आऊँगा, रखो फोन। और अंकल ने फोन काट दिया। सॉरी युवराज। इतने में फोन फिर से आ गया। अंकल परेशानी में कभी युवराज को तो कभी फोन को देख रहे थे। युवराज गुस्से से बोले, फोन दीजिए अंकल। अंकल डरते हुए बोले, युवराज वो अभी बच्ची है। क्योंकि दयाल अंकल तो क्या, यहाँ हर कोई जानता था कि युवराज को काम में कोई लापरवाही बिल्कुल मंजूर नहीं। युवराज फिर से बोले, मैंने कहा फोन दीजिए। अंकल ने तुरंत युवराज के हाथों में फोन थमा दिया। युवराज ने फोन उठाया ही था कि श्रद्धा ने जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया। बाबा, वो कमरे में छिपकली घुस गई है, अब मैं क्या करूं। आप भी घर पर नहीं हैं, आप अभी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। श्रद्धा सब कुछ एक सांस में बोल गई, बिन ये जाने कि फोन के उस तरफ कौन है। युवराज बड़े ही गुस्से में बोले, तो फिर कमरे से बाहर बैठी रहो। श्रद्धा अनजान आवाज सुनकर कंफ्यूज होकर बोली, जी मैंने अपने पापा को फ़ोन किया है। युवराज, तुम्हारी ऐसी बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है। अब अगर एक बार फ़ोन किया तो तुम्हें भी उसी कमरे में छोड़ दूंगा, समझी। अब गलती से भी फ़ोन नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। श्रद्धा युवराज की आवाज़ सुनकर डर गई। उसे ये तो पता नहीं था कि वो आवाज़ युवराज की है, मगर डर से उसने दोबारा फ़ोन नहीं किया। अंकल युवराज का गुस्सा देखकर बोले, क्या हुआ, आप इतना गुस्सा कर रहे थे युवराज। कुछ ही लोगों ने किसी भी अच्छे बुरे हालात में युवराज के परिवार का साथ नहीं छोड़ा था। उनमें से एक ही दयाल अंकल भी थे, जिनकी इज्जत युवराज पूरे मन से करते थे। युवराज, कुछ नहीं अंकल, पर क्या ये सच में आपकी बेटी है। अंकल,
क्यों युवराज? युवराज, लगती तो नहीं है। इतनी पागल और बेवकूफ़ लड़की आपकी बेटी होगी और साथ में शरारती भी। ये बात सुनकर अंकल जी की आंखें नम हो गई। बोले, युवराज, मेरे तो जीने की एक यही वजह है। मैं तो खुद हैरान हूँ। जब ये अपनी माँ के साथ यहाँ से गई थी तो ये सिर्फ 10 साल की थी, पर ममता ने अकेले ही इसे बड़ा किया बिना मेरी मदद के। फिर भी इस पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं पड़ने दिया और ये उतनी ही मासूम और शरारती बन गई। जब तक इसकी माँ थी तो एक झलक भी नहीं देखने देती थी, पर आज इसे देखकर लगता है शायद इसे सुख के लिए जी रहा था। आज इसकी माँ तो नहीं है, पर उन्होंने अपनी आंखें साफ की। पर मैं तो हूँ इसके सारे नखरे उठाने के लिए। आखिर मैंने जो बचपन में प्यार इसे नहीं दिया वो मैं अब दूंगा, और इसके सारी शरारतें, सारे नखरे सब मैं झेलूंगा। युवराज जो बड़ी ही गौर से अंकल जी की बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। मगर अंकल का तो परिवार था, वो भी कितना सहा है इन्होंने। अंकल, सॉरी युवराज, वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया मैं। युवराज, आज से पहले आपने कभी बताया नहीं अंकल। अंकल, कुछ बातें कही नहीं जाती युवराज, चलिए छोड़िए, अब काम कर लें। युवराज, अंकल, वो उस ज़मीन पर जिसने कब्जा किया है उसकी सारी डिटेल्स और उसके साथ एक मीटिंग फिक्स कीजिए। इसे अब मैं खुद देखूंगा। एक बार फिर सोच लीजिए युवराज। अंकल ने फिर से युवराज को टोका। युवराज, मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूँ अंकल। अंकल, ठीक है युवराज, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको बताता हूँ। अंकल रास्ते में श्रद्धा के बारे में सोचते हुए जा रहे थे कि आज श्रद्धा बहुत ही गुस्से में होगी। घर पहुँचते ही आवाज़ लगाना शुरू की, श्रद्धा, श्रद्धा, कहाँ हो बेटा? श्रद्धा छत पर आंखें बंद करके बैठी थी कि आज मैं बाबा से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। अरे, पता नहीं कहाँ गई ये लड़की, पूरा घर ढूंढ लिया। अरे हाँ, छत तो दिखी ही नहीं। कहते हुए अंकल सीढ़ियाँ चढ़े। छत के दरवाजे से ही श्रद्धा को देख कर बोले, अरे, लगता है आज बड़े गुस्से में है मेरी परी। अंकल जी बड़े ही प्यार से बोले, श्रद्धा बेटा। पर श्रद्धा तो टस से मस नहीं हुई। बेटा, वैसे सही बात है, तुम्हें मुझसे नाराज़ होना चाहिए, पर आज अगर मेरी तबीयत ना खराब होती तो मैं ज़रूर जल्दी आ जाता। पर वो, श्रद्धा घबराकर जल्दी से पापा के पास आई। आपकी तबीयत खराब थी पापा, तो आपको जल्दी आना चाहिए था और आप लेट आ रहे हैं। ये वो खड़ूस आपको खराब तबीयत में भी काम करवा रहे थे। अंकल, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अब तो मैं ठीक हूँ, पर भूख लगी है। अंकल बड़ा ही बेचारा चेहरे से बोले, अगर खाना मिल जाता तो मैं खाना खाकर आराम कर लूं। श्रद्धा उठते हुए बोली, आइए बाबा, हम आपको नीचे ले चलते हैं, खाना बना हुआ है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। बातों बातों में श्रद्धा अपनी नाराज़गी भूल गई। खाना खाते हुए अंकल बोले, बेटा, आज आप इतना क्यों परेशान कर रही थी? अगर युवराज को गुस्सा आ जाता तो? श्रद्धा, तो क्या हम अपने बाबा को फ़ोन भी नहीं कर सकते? आप तो उल्टा हमें ही कह रहे हैं। एक तो हम घर पर बोर हो रहे थे, ऊपर से वो छिपकली, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं। हमने बड़ी मुश्किल से छिपकली को भगाया। अंकल ने बात बदलना ही सही समझा, कभी श्रद्धा फिर से नाराज ना हो जाए। अच्छा, ये बता, तूने वहाँ कुछ काम भी सीखा है या फिर बस शरारतें ही सीखी हैं? श्रद्धा, पढ़ाई के बाद होम इंटीरियर कोर्स किया था, पर नानी ने और माँ ने जॉब नहीं करने दी। चल कोई बात नहीं, मैं कल युवराज से बोलकर तेरे लिए कोई काम देखता हूँ। काम करेगी तो तेरा वक्त भी कट जाएगा और तेरा दिल भी लग जाएगा। रात को डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए संजय बोला, यूवी, वैसे हम जब भी आते हैं तुम पहले से भी। बीच में ही मीरा बोल पड़ी, हैंडसम लगते हो। संजय, तुम चुप नहीं रह सकती। मीरा ने मुंह बना दिया। हाँ यूवी, मैं कह रहा था कि तुम और भी सीरियस लगती हो। युवराज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जैसा पहले था अब भी वैसा ही हूँ। संजय, नहीं यार, पहले मेरा यूवी ऐसा नहीं था। यार तू शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। तुझे भी कोई प्यार करने डांटने के लिए हो। घर देख कैसे खाली खाली लगता है। युवराज, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मैं किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहता। और तुम बताओ आगे।
संजय, मैं यहाँ तेरे भरोसे ही आया हूँ युवी, अब सब तुझे ही करवाना पड़ेगा, समझा? युवराज, मुझे पता है मैंने कुछ साइट देखी हैं और कुछ ऑफिस भी। तुम कल जाकर गुरु और रॉकी के साथ मिलकर देख लेना, जो सही लगे फाइनल कर देना, मैं बात कर चुका हूँ। बाकी अगर कुछ समझ ना आए तो कॉल भी। संजय, तूने किया है तो ठीक ही होगा, जानता हूँ तू बड़ा बिजी बंदा है, तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मीरा, अब अगर तुम दोनों की बात हो गई हो तो कोई मेरी भी सुन लो। युवराज उठते हुए, वैसे तेरे सुनने का मूड तो नहीं है, पर बोल क्या बोल रही है? मीरा चिढ़ते हुए बोली, भाई की बात तो बड़े कान लगाकर सुनी जा रही थी, अब मेरी बारी आई तो भाव खा रहे हो। युवराज, अच्छा बाबा चल बोल क्या कहना है। वो मैं कह रही थी कि जब तक भाई अपना काम कर रहे हैं तब तक मैं हमारा घर देख लूं और अपने हिसाब से तैयार करवा लूं, तो किसी को मेरी मदद के लिए भी ढूंढ दो जो इन सब चीज़ों की नॉलेज रखता हो। युवराज, ठीक है, मैं दयाल अंकल से कह दूंगा। मीरा, वो हम घर देखने कब जा सकते हैं? युवराज, अभी तो आई हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर कोई हेल्प के लिए मिल जाए तो फिर देख लेना। उधर दयाल अंकल श्रद्धा को नाश्ता करते हुए समझा रहे थे, देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ बोर हो रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको परेशान करोगी। कल बहुत ज़रूरी काम कर रहा था और तुम बार बार फ़ोन करके तंग कर रही थी। श्रद्धा, पर बाबा, हमें क्या मालूम था कि आपका फ़ोन किसी और के पास होगा और उसने हमें कितनी तेज़ डांटा। अंकल बेटा, अगर किसी को परेशान करेंगे तो वो हमें प्यार थोड़ी करेगा, वो तो युवराज। युवराज का नाम सुन श्रद्धा एकदम से उछल पड़ी, क्या वो मिस्टर युवराज थे, वो खड़ूस? अंकल जोर से गुस्से से बोले, गौरी, ये क्या बदतमीजी है, खबरदार आगे से ऐसा कुछ भी कहा तो। श्रद्धा बाबा को गुस्से में देखकर थोड़ा डर गई, रुआंसे से सूरत बनाकर बोली, बाबा, उन्होंने हमसे कैसे बात की ये आपने नहीं देखा? अंकल श्रद्धा को ऐसे देखकर पिघल गए, सॉरी बेटा, मैंने आप पर गुस्सा किया, पर किसी को बिना जाने कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए, और वो बड़े हैं बेटा आपसे। अच्छा ये सब छोड़ो, आज मैं आपकी नौकरी की बात करूँगा, पर अगर आपको आगे पढ़ना हो तो। श्रद्धा अपने बाबा की बात काटते हुए बोली, नहीं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता पापा, इसीलिए तो हमने वो कोर्स कर लिया, और वहाँ जितने भी लोग थे हम सबसे छोटे थे और कम पढ़े हुए, पर सबको हमारे आइडियाज़ और ड्राफ्ट बहुत पसंद आते थे और हमारी बड़ी तारीफ होती थी वहाँ। श्रद्धा इतराते हुए बोली, ओह, तो मेरा बच्चा इतना काबिल हो गया है। अंकल भी प्राउड फील करते हुए बोले। श्रद्धा अपने बाबा के गले लग गई। ऑफिस में युवराज, दयाल अंकल, वो आपको एक काम करना है। अंकल, क्या काम करना है युवराज? अंकल, वो मीरा को इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, शिफ्ट होने से पहले अपनी पसंद से तैयार करवाना चाहती है घर। वो मुझे भी कुछ इसी तरह का काम था युवराज। किस तरह का अंकल? वो एक है तो सही पर अभी नहीं है, तो जगह की जानकारी नहीं होगी पर काम अच्छा करेगी। युवराज, अच्छी है तो घर भेज दीजिए, फिर दोनों घर देख लेंगी, वरना मीरा का टॉर्चर मैं ज़्यादा देर तक सह नहीं पाऊंगा। अंकल ने रवि ड्राइवर को घर भेज दिया, श्रद्धा को युवराज हाउस लेके जाने के लिए, और श्रद्धा और मीरा को फ़ोन करके इन्फॉर्म भी कर दिया। जब से अंकल का फ़ोन आया, मीरा वेट कर रही थी कि आखिर कौन होगी। अंकल ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, और फिर इस शहर में वो खुद भी नई है, तो मेरी सही से मदद भी कर पाएगी। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, मीरा झट से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वेट वेट, श्रद्धा को उतरने से पहले ही रोक कर कहा, सॉरी, अगर यहाँ पर आओगी तो घर देखने में लेट हो जाएगा, पहले वो देख ले जिसके लिए काम है, फिर आराम से बातें करेंगे। श्रद्धा उसे इस तरह हड़बड़ाते देखकर बोली, नो प्रॉब्लम, फिर दोनों घर देखने चले जाते हैं। युवराज ने सबको पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तो उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, और उनकी गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। सामने देखकर श्रद्धा मन में, ये घर थोड़े ही है, ये तो हवेली है। हवेली देख श्रद्धा मोहित हुई जा रही थी, जो मीरा की आवाज़ से होश में आई। चलें श्रद्धा? हाँ में सर हिलाकर श्रद्धा मीरा के साथ आगे बढ़ी। मीरा हवेली को बाहर से देखकर बोली, तो ये घर देखा है, बाहर से तो अच्छा ही है, आप इसे घर कह रही हैं, ये तो हवेली है। श्रद्धा ने हैरानी से कहा, आप कितने लोग रहेंगे इस हवेली में? मीरा उदास होते हुए बोली, हवेली हो या घर, रहने वाले तो हम दो ही हैं, मैं और मेरा भाई। श्रद्धा मीरा को देखते हुए बोली, सॉरी, वो हमें ना बक बक करने की आदत है, सॉरी। हाँ मीरा, कोई बात नहीं।
श्रद्धा, हमने तो अपना नाम वगैरह कुछ भी नहीं बताया। हमारा नाम श्रद्धा। मेरे पापा मिस्टर युवराज के साथ काम करते हैं। मीरा, कौन? कौन है तुम्हारे पापा? श्रद्धा, दयाल वर्मा। मीरा खुश होती हुई बोली, ओह, दयाल अंकल की बेटी हो। अंकल ने फोन पर बताया नहीं था। श्रद्धा, आप पापा को जानती हैं? हाँ, हम तो तब से जानते हैं जब से यूवी जानती हैं। कौन यूवी? मीरा, वो आपके युवराज सिंह राठौड़। हम ना शुरू से ही उन्हें यूवी कहते हैं। श्रद्धा, आप उन्हें जानती हैं? मीरा, ऑफ कोर्स डियर, मैं और मेरे भाई और यूवी हम सब न्यूयॉर्क में साथ में पढ़े हैं। मेरे भाई मुझसे बड़े हैं। हमारा एक ही स्कूल और कॉलेज था, लेकिन हम सबकी क्लासेस अलग अलग थी। भाई के सारे दोस्त मेरे भी दोस्त थे, लेकिन यूवी हमारे सीनियर थे। हमारे और यूवी के डैड अच्छे दोस्त थे। और मेरा नाम समीरा है। मुझे सब मीरा ही बुलाते हैं, तो तुम भी मीरा ही बुलाना। लेकिन तुम भी तो इस शहर में नई आई हो, तो मैनेज कैसे करोगी? श्रद्धा बड़े आत्मविश्वास से बोली, हाँ मीरा जी, हमने पहले कभी प्रोफेशनली तौर पर नहीं किया, पर कान्हा जी की कसम आपको हमारा काम बहुत पसंद आएगा। और फिर जब कान्हा जी हमारे साथ हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मीरा को श्रद्धा की मासूम सी बातें बड़ी अच्छी लगी और श्रद्धा बड़ी प्यारी। मीरा श्रद्धा से कहती है, तो ठीक है, फिर तुम सब अच्छे से देख लो और ये भी बताओ कि मेरे लिए और भाई के लिए कौन सा कमरा ठीक रहेगा। थोड़ी देर में मीरा और श्रद्धा अच्छे दोस्त बन गई। दोनों ने सारी हवेली देखी और श्रद्धा ने मीरा को कई तरह के चेंजेस बताए, जो मीरा को भी बहुत अच्छे लगे। वैसे तो हवेली पहले ही बड़ी खूबसूरत थी कि देखने वाले का दिल ही आ जाए। मेन गेट के अंदर आते ही इतना बड़ा गार्डन, जो कि हवेली के 3 तरफ था। एक तरफ गाड़ियों की जगह थी और इतनी तरह के पौधे, हर तरह के फूल और नीचे हरी घास जो हर तरह फैली थी। और उसमें पार कर अंदर आते ही बहुत बड़ा हॉल और उसके पीछे साइड से दीवार से सटी हुई स्टाइलिश स्टेयर्स और सारे ही कमरे से गार्डन व्यू दिखता था। पर बैक साइड का व्यू सबसे अच्छा था, एकदम शांत। यहाँ के रूम से गार्डन तो दिखता ही था और सनसेट भी दिखता था। अगर शाम कोई यहाँ बिताए तो उसका मन ही नहीं करे उसे बालकनी से उठने का। श्रद्धा ने वो रूम संजय के लिए कहा और मीरा के लिए गार्डन के आगे वाला कमरा, जहाँ से आगे का गार्डन उगता हुआ सूरज भी दिखता था। मीरा को उसकी सारी बातें पसंद आई। बातों बातों में ही शाम हो गई। मीरा श्रद्धा को कल से शॉपिंग और काम शुरू करने का कहकर उसे घर ड्रॉप कर देती है और खुद युवराज हाउस पहुंच जाती है। रात को डाइनिंग टेबल पर संजय मीरा से आज के दिन का हाल चाल पूछता है और घर के बारे में, जो मीरा उसे श्रद्धा के बारे में बताती है। भाई, वो जो लड़की आई है वो अपने दयाल अंकल की बेटी है। सच्ची दिखने में कितनी प्यारी है और बातें उतनी ही प्यारी करती है। संजय, पहली बार कोई एक नज़र में तुम्हें अच्छी लगी है, फिर तो मैं भी मिलना चाहूँगा। अरे वो लड़की नहीं, चलती फिरती मुसीबत है, और एक मुसीबत को दूसरी मुसीबत अच्छी तो लगेगी ही। युवराज ने खाना खाते हुए कहा तो सुनकर संजय हंसने लगा और मीरा ने मुंह बना लिया। संजय, अच्छा ये सब छोड़ और ये बता घर कैसा लगा? वो तो बहुत पसंद आया और मैंने अपना और आपका रूम भी फाइनल कर लिया। फ्रंट गार्डन का मेरा और बैक गार्डन व्यू आपके लिए। संजय, ये क्या बात हुई? तूने खुद ने डिसाइड कर लिया? मैं तो फ्रंट वाला रूम लूँगा। मैंने भी यही सोचा था भाई, पर जब श्रद्धा ने समझाया तो मुझे भी उसकी बात ठीक लगी। ऐसा क्या कहा श्रद्धा ने? संजय ने हैरानी से पूछा। भाई, श्रद्धा ने कहा कि लड़कियों को हमेशा उगता हुआ सूरज अच्छा लगता है और वो ताजगी से भर जाती है, पर लड़कों को डूबती हुई शाम अच्छी लगती है। जब वो शाम को काम से घर आते हैं तो सबसे ज़्यादा सुकून उन्हें वो शाम का डूबता हुआ सूरज देखकर मिलता है। आज का दिन जितना भी थकान भरा, अच्छा या बुरा रहा हो, वो खत्म हो जाता है, लेकिन जाने वाली शाम और आने वाली सुबह के बीच एक शांत और लंबी गहरी रात होती है, जो सिर्फ उनकी और उनके अपनों की रात होती है। और वो रात तभी आती है जब सूरज खामोशी के साथ डूब रहा होता है, और वही खामोशी हर किसी को समझ नहीं आती। तो बताओ, अब आपका क्या कहना है? युवराज मीरा की बातें सुनकर हैरान रह गए और वहीं खो से गए। उनकी आंखों में मीरा की बातों से एक खालीपन उभर आता है, जिसे वो बड़ी ही आसानी से सबसे छुपा लेते हैं। मगर संजय देख लेता है और पूछता है, तुझे क्या हुआ यार? वैसे बात तो ठीक ही है। युवराज,
लेकिन लगता नहीं वो ऐसी बातें भी कर सकती है। मुझे तो वो एक चलती फिरती मुसीबत या फिर ये कह लो चलता फिरता भूचाल लगती है। जब भी मिलती है या तो खुद गिर पड़ती है या उसके आसपास के लोग। पर आज ये बात किसी की याद दिला गई। संजय, यार मीरा के मुंह से और तेरे मुंह से अलग अलग तारीफ सुनने को मिल रही है। अब तो मुझे मिलना ही है। मैं भी तो देखूं कौन है वो श्रद्धा जिसके लिए युवराज के मुंह से इतने फूल झड़ रहे हैं। युवराज, एक बार तू मिल तो सही, फिर तेरे मुंह से भी फूल झड़ेंगे। अब तो तुम्हारा घर डिजाइन कर रही है तो मुलाकातें तो होती रहेंगी। सुबह से ही दयाल अंकल श्रद्धा को बड़े प्यार से समझा रहे थे। देख बेटा, अब अगर तू ठीक से काम करेगी तो युवराज तुझे अच्छी जगह नौकरी लगवा देंगे, पर अपना बचपना और शैतानियां वहां मत करना। वो युवराज के खास दोस्त है, समझी। श्रद्धा हाँ में सिर हिला रही थी। उसे देखकर अंकल थोड़े गुस्से से बोले, मैं कुछ कह रहा हूँ और तू है कि कुछ पल्ले भी पड़ रहा है या यूं ही सिर हिला रही है। श्रद्धा अपने पापा के दोनों हाथ पकड़कर उनके पास नीचे फर्श पर घुटनों पर बैठ गई। पापा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूँगी। आप उन्हें मना कर दीजिए। अंकल ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ते हुए उठाया और उसका चेहरा पकड़ते हुए भरी आवाज में बोले, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मगर बस तेरे लिए थोड़ा डर लगता है। तो बहुत भोली है, बस तेरी चिंता होती रहती है। एक तू ही तो है मेरे पास और तो किसी को संभाल नहीं पाया। मैं अब तुझे खोना नहीं चाहता। मैं अब आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। और ये बात तो मुझे मेरे कान्हा जी ने कही है, और कान्हा जी कभी झूठ नहीं बोलते। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रद्धा की मासूम सी बातों को सुनकर दयाल अंकल मुस्कुरा उठे। श्रद्धा, अब आपको देर नहीं हो रही, आप जाइए, फिर हमें भी थोड़ा काम है। हम भी मीरा जी के पास जाएंगे। श्रद्धा कितनी देर तक मीरा को फ़ोन मिलाती रही कि वह उसे नए घर पर ही मिले, लेकिन फ़ोन ना मिलने की वजह से श्रद्धा को युवराज हाउस जाना पड़ रहा था, जिससे उसके दिल में डर सा था। अब क्या करूं यार, मीरा जी तो फ़ोन नहीं उठा रही। अब मुझे ही वहां जाना पड़ेगा, और अगर एक भी गलती हुई तो कान्हा जी बचा लेना उस यमराज से। उन्हें जब भी देखे तो ऐसा ही लगता है कि अभी किसी की जान लेकर आ रहे हैं या जान लेने जा रहे हैं। आप भी कैसे कैसे लोग भेज देते हो कान्हा जी, ऐसे सड़ू लोग मत भेजा करिए। थोड़ा तो रहम खाइए इस मासूम सी दुनिया पे, या फिर कम से कम मुझे तो दूर ही रखिए ऐसे लोगों से। और हो सके तो आज तो दर्शन ही मत करवाना प्लीज कान्हा जी। सोचते सोचते श्रद्धा अपने घर से निकलकर युवराज हाउस पहुंच गई। उसे खुद पता नहीं चला कि वो अपनी और अपने कान्हा जी की बातों में इतना खोई थी कि वो जैसे ही अंदर जा रही थी, युवराज रॉकी और गुरु के साथ बाहर निकल रहे थे। श्रद्धा के हाथों में इतना सामान था, सामान संभालने में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे युवराज के ऊपर जा गिरी। युवराज का ध्यान अपने फोन पर था, इस वजह से श्रद्धा के अचानक गिरने से वो भी उसे पकड़ने के चक्कर में गिर पड़े। श्रद्धा ने आज स्काई ब्लू प्रिंटेड जॉर्जेट फ्रॉक और उस पर प्लेन दुपट्टा डाला हुआ था। वो बहुत हसीन लग रही थी। युवराज ने श्रद्धा को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और श्रद्धा का दुपट्टा युवराज के आधे चेहरे को ढके हुए था। एक पल को जैसे वक्त वहीं थम गया हो। वो इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कन महसूस कर सकते थे। दोनों का दिल जोर से धड़क रहा था। युवराज की सिर्फ आंखें खुली हुई थी। उन्हें आंखों से श्रद्धा को देखते हुए वो एक पल के लिए उसी में खो गई। श्रद्धा भी बड़ी आंखों से युवराज को देखती रही। फिर एकदम से हंसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो युवराज ने झट से श्रद्धा को अपने से दूर हटाकर खड़े हो गए और गुस्से से उसे घूरने लगे। रॉकी ने श्रद्धा का सारा सामान उठाया और गुरु ने श्रद्धा को उठाया। पीछे से संजय की आवाज़ आई, अरे क्या हुआ? सब चुप थे। युवराज का गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था और वो लगातार श्रद्धा को घूरे जा रहे थे। श्रद्धा चुपचाप वहाँ किसी अपराधी की तरह अपनी गलती पर डांट पड़ने का इंतजार कर रही थी। उसे बस एक ही डर था कि कहीं ये बात भी बाबा तक ना पहुँच जाए, इसीलिए वो चुपचाप आंखें नीचे किए खड़ी रही। संजय ने एक नज़र श्रद्धा को देखा, फिर कहा, भाई कोई कुछ बताएगा, यहाँ हुआ क्या? सब लोग इतने चुप क्यों हैं? कोई कुछ नहीं बोला तो युवराज गुस्से में बोल पड़े, तुझे मिलना था ना,
तो मिल ले, चलते फिरते भूचाल से ले, अच्छी तरह मिल ले। श्रद्धा सिर नीचे किए खड़ी रही, वो बात को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। वैसे भी आज उसके काम का पहला दिन था। संजय तो बस नीचे सर किए हुए मायूस चेहरा लिए खड़ी श्रद्धा को ही देख रहा था और युवराज उसे घूरते हुए बाहर निकल गए। युवराज के जाते ही श्रद्धा ने एक लंबी सांस ली और थोड़ा हैरानी से संजय को देखा। मीरा अंदर से भागी हुई आई और संजय के पास खड़ी हो गई और आते ही बोली, तुम आ गई श्रद्धा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। ये मेरे भाई संजय और भाई ये है श्रद्धा। उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की तो संजय ने मीरा को देखा तो मीरा ने अपने कंधे उचका दिए। श्रद्धा मीरा को उदास दिखी तो मीरा ने पूछा, सब ठीक तो है ना? क्योंकि अभी बाहर जो कुछ हुआ मीरा उससे अनजान थी। संजय हंसते हुए कहता है, वो एक भूचाल एक सख्त दीवार से टकरा गया। संजय अपने पीछे खड़े रॉकी और गुरु से कहते हैं, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? फिर सब मिलकर हंसने लगते हैं। श्रद्धा पहले तो थोड़ी झेप जाती है, फिर खुद की भी हंसी छूट जाती है। मीरा श्रद्धा को देख संजय से कहती है, भाई वैसे तो हम कल ही मिले हैं, मगर श्रद्धा इतनी स्वीट है ना कि उसका उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। संजय जो श्रद्धा को देखने में बिजी था, उसने मीरा के पास सुन उसी तरह श्रद्धा में खोए हुए कहा, सही कहा तूने, वाकई बहुत ही मासूम सी प्यारी सी है। मीरा झट से संजय की तरफ देखती है, क्या कहा आपने? संजय हड़बड़ाते हुए, क्या कहा मैंने? कुछ भी नहीं कहा। मीरा मुस्कुरा देती है और श्रद्धा जो संजय की बात नहीं सुन पाए, थैंक यू मीरा जी। वो ना हम उन खड़ूस मतलब युवराज जी, उसकी ज़बान फिसल जाती है। वो एकदम से आंखें मूंद लेती है और जीभ दांतों तले दबा लेती है। उसे ऐसे देख दोनों हंस पड़ते हैं तो वो छिप जाती है। मीरा, कोई बात नहीं श्रद्धा, वैसे तो तुमने सही ही कहा है तो वो पूरा का पूरा खड़ूस ही। श्रद्धा और मीरा हंस देती हैं। जब भी हम युवराज जी से मिलती है ना तो पापा से बहुत डांट पड़ती है। हमारी और उनकी राशि में ना बहुत बड़ा वाला झोल है। श्रद्धा ने जैसे बेख्याली में कहा। संजय मुस्कुराकर अपने काम से चला जाता है और मीरा बातें करती श्रद्धा को अपने कमरे में ले गई। अच्छा चलो ये बताओ, तुमने काम किया? मतलब लिस्ट बनाई सामान की और रूम के जो चेंज करने हैं सब डिसाइड कर लिए कि कुछ काम बाकी है? हाँ मीरा जी, सब तैयार है, बस हमें एक लोकल बंदा चाहिए जो यहाँ के बेस्ट मार्केट जानता हो। आपको हमने कल बताया था ना कि हम यहाँ के लिए अभी नए हैं, तो मार्केट और वहाँ के काम करने के लिए लड़कों को भी बुलाना होगा। आपने बात की? हाँ भाई, मैंने रात को ही भाई से बात की थी, तो भाई ने केशव को हमारी हेल्प के लिए कह दिया है। श्रद्धा, केशव भाई, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए फिर हम केशव भाई के साथ मार्केट होकर वहीं से आपके नए घर चली जाएंगे। ओ हेलो, मैं भी साथ चलूँगी यार, घर पर रहकर बोर हो रही हूँ। इससे अच्छा है मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। क्यों? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है मीरा जी, हम दोनों साथ रहेंगे तो हमारी दोस्ती भी और गहरी हो जाएगी, है ना? हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ऑफिस में युवराज अंकल, आपसे उस मीटिंग के लिए कहा था। दयाल अंकल, युवराज वो आज ही यहाँ है, फिर वो किसी काम से शहर से बाहर जा रहा है। युवराज, कब तक आएगा? अंकल, अब गुंडों का क्या भरोसा, कब आएगा या कहाँ जाएगा, ये भी बात बड़ी मुश्किल से पता की है। युवराज गुस्से से, फिर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है फिर आज ही होगी मीटिंग, आप लोग बाहर चलिए, मैं आता हूँ। अंकल थोड़ा घबराते हुए, आज? पर हमने उससे कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया। युवराज, अंकल वो एक क्रिमिनल है, ना कि कोई बिजनेसमैन जो हम उसके अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करें। और वैसे भी सिर्फ मिलना ही है। आप और बद्री काका जाकर गाड़ी निकालिए, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद युवराज, बद्री काका और दयाल अंकल तीनों उस कुंडे के कैबिन के बाहर खड़े थे। एक बड़ा सा गोदाम और दोनों साइड के कोने पर दो कैबिन, और गोदाम एकदम खाली। सामान के नाम पर बस कुछ कुर्सियां और हथियार और 8-10 लड़के जो शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे। एक गुंडा साइड के कैबिन में जाकर सामने कुर्सी पर बैठे बंदे से, भाई वो बाहर आपसे कोई युवराज सिंह राठौड़ मिलने को आया है, अंदर भेजो या बाहर से ही वापस कर दूं। वो बंदा चौंकते हुए कुर्सी से उठते हुए बोला, युवराज सिंह राठौड़ आया है? ओह, तो खुद मिलने आया है। कोई बात नहीं, वो अगर यहाँ तक आया है तो मैं खुद बाहर ही उससे मिल लूँगा, चल बाहर। ओह, तो तुम हो युवराज सिंह राठौड़, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, बड़े कांड किए हैं। जिस चीज़ को भी चाहता है उसे हासिल करके दम लेता है, पर यहाँ आना बेकार है। उस ज़मीन को अब पुन नहीं बेचेगा रे। तू मुझसे अभी तक मिला नहीं,
युवराज ने आगे कदम बढ़ाते हुए बड़ी ही जहरीली मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मेरे बारे में सब पता कर रखा है, लेकिन यकीन नहीं है कि उसे जो चाहिए वो उसे हर हाल में हासिल कर लेता है। पर मैं तेरी तरह कोई गुंडा नहीं हूँ नागा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कीमत ले और ज़मीन के पेपर्स पर साइन कर दे। नागा, ओ जग्गू, ज़रा समझा रहे इसे कि अगर अपुन का दिमाग खराब हुआ तो यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। ऐसे बिजनेसमैन हर दिन नागा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। समझा इसे कि चुपचाप यहाँ से चला जाए। बद्री काका, राज आप एक बार कहिए, इसकी तो कब्र यहीं बना दें। युवराज दोनों हाथ आपस में बांधे बस खामोश खड़े देख रहे थे। नागा के पलटते ही फोन बजा, जिसे सुनकर नागा बड़े ही नफरत और गुस्से से युवराज को देखता है और युवराज के होंठों पर जीत की मुस्कान थिरक उठती है। युवराज, काका बाहर वकील खड़ा है, उसे अंदर ले आओ। अगर तुम पहले ही मान जाते तो तुम्हारा नुकसान नहीं होता। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। डील तुमने नहीं की तो तुम्हारे बाप के बाप से कर ली। अब साइन करो और इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। दयाल अंकल और बद्री काका हैरानी से युवराज को देख रहे थे, जो इतने वक्त से उनके साथ थे मगर वो भी कभी उन्हें समझ नहीं पाए। वो दोनों भी सरप्राइज हो गए, मगर दयाल अंकल के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वकील पेपर साइन करवा के चला गया। नागा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, बोला, गलत पंगा ले लिया राठौड़, तू मुझे जानता नहीं। मैं अपनी हार कभी नहीं भूलता। तुमने एक शेर की मांग में हाथ डाला है, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। युवराज सिंह राठौड़ भी कुछ सस्ता पसंद नहीं करता, फिर वो दुश्मनी ही क्यों ना हो। पर तुम तो युवराज के दुश्मनी के भी काबिल नहीं है, समझे। युवराज के दुश्मन का भी कोई स्टेटस होना चाहिए। तुम जैसे गली के गुंडों की तो युवराज से बात तक करने की औकात नहीं है, और अगर गलती से भी तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अंजाम के लिए तैयार रहना। युवराज ने बिना किसी भाव के एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा और वहां से बाहर आ गए। नागा पीछे से गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर युवराज को धमकियां देता रहा। राठौर, तूने मुझे गली का गुंडा कहा, अभी तूने नागा को जाना नहीं है। आज से और अभी से तेरा बुरा वक्त शुरू, समझा। गन में जितनी गोलियां थी उसने सारी एक साथ जमीन पर चला दी। जग्गू भाई, आपने उसे जाने ही क्यों दिया, यहीं उसकी कब्र बना देते। सारी की सारी गोली उसके भेजे में डालनी थी। नागा, नहीं अभी नहीं, अभी इसने उस मिनिस्टर का मुंह पैसों से भर दिया है, इसीलिए उसने अभी कुछ भी करने को मना किया है। पर इस राठौड़ को अपन इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तो अपने सारे आदमी इस युवराज के पीछे लगा दे। इसकी हर एक बात छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, मुझे सबकी खबर चाहिए। कोई ना कोई तो कमजोरी इसकी भी होगी ही। इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि मरने के बाद भी ये नागा को भूल नहीं पाएगा। तो भी कंटिन्यूड, युवराज की क्या कमजोरी हो सकती है? क्या नागा युवराज की कमजोरी का पता लगा पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।